जरा मुझे एक बेसिक सा क्वेश्चन करके दिखाओ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया था। सो आपको ये बार मैग्नेट दिया है। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। पोल स्ट्रेंथ इज एम। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज एल इज द सेपरेशन बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ। आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। when it is divided into two parts, में देखो अभी इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा m मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द डाइपोल और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा साउथ से लेकर नॉर्थ। यहां तक मैंने डिस्कस कर लिया था। आपको चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एज शोन इन फिगर। जब इसे दो पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे तो दो पार्ट्स ऐसे दिए होंगे। इसको दो पार्ट्स में आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि लेंथ तो मैंने चेंज नहीं करी बट मैंने एरिया जरूर हाफ कर दिया। दो मैग्नेट्स बन गई। मुझे हर मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। लेंथ में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट m था तो आपको कैलकुलेट करना है अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट, अब इसे आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए लेंथ के अलॉन्ग। एरिया में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ लेंथ में चेंज आया। दो हाफ हाफ लेंथ में डिवाइड कर दिया। दिस इज एल बाई, दिस इज एल बाई। दो हाफ हाफ पार्ट में ये डिवाइड हो गया। हर हाफ पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा ये डिसाइड। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। जो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके बताइए कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। चलिए सॉल्व करिए। अगर पहले मैग्नेटिक मोमेंट अब था, अब कितना। यहां मैग्नेटिक मोमेंट m है, डिवाइड करने के बाद मैग्नेटिक मोमेंट्स कितने होंगे। दोनों पार्ट्स के आंसर देखो, जैसे नाइला ने लिखे ना साथ में, ऐसे लिखिएगा। दोनों पार्ट के आंसर दिखने चाहिए। शीबा, ओके। शाहीन, नाइला और शीबा, बस तीन आंसर है। और लोग ट्राई करो, अब लास्ट क्लास का लेक्चर उठा के देखोगे दिख जाएगा तुम्हें फॉर्मूला। आयशा का भी आ गया, शाहीन का भी आ गया, ओके। आयशा, सुल्तान का भी है, अबू हुरैरा, मास का भी मिल गया, सुहेल का भी आ गया, अरमान, अयान, खुरम, फायका, सुबह। सुबह आप ट्राई करो, आप थी लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास से ही शुरू कराइए। अयान के अकॉर्डिंग सेम आ रहा है। अरमान का आया, उमा का भी मिल गया। फर्स्ट एम एल बाई टू। सो देखिए, जैसे ही आप मैग्नेट्स को बीच में पैरेलल टू द लेंथ दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये मैग्नेटिक मोमेंट हुआ m बाई टू, ये मैग्नेटिक मोमेंट हुआ m बाई टू। जब आप लेंथ के पैरेलल काटते हैं, एरिया हाफ कर देते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाता है।
तो आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट होगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल m होती है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ l, ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा, पहले के कंपेरेबल हाफ हो गया। यहां जब आप लोगे पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, अगर आप एरिया चेंज नहीं कर रहे, या मैं ऐसे कहता हूं, इसे m कह देता हूं, इसे m प्राइम कह देता हूं। तो पहले अगर ये ml था तो बाद में उसका हाफ हो गया, उसे आप लिख सकते हैं ये बाद में m/2 हो जाएगा। पहले अगर ये ml था उसके बाद में ये m/2 हो जाएगा, m/2। यहां भी देखिए m डबल पॉइंट, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज m, लेंथ हाफ हो गई, सो दैट इज ml/2। तो ये भी अगर पहले से कंपेयर करोगे, ml था तो पहले के कंपेरेबल हाफ। सो यहाँ पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हुई थी और मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हुआ, लेकिन यहाँ पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं है, सेम है, सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट। मुझे बताइए यहाँ तक कोई परेशानी है? सुबह क्लियर हुआ ये? नवेद? m/2l होगा ना 1 का? हाँ तो ये है तो m/2l, अब हो रहा। और अगर मैं इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट से कंपेयर करूं तो इनिशियल का हाफ हो गया। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, कैपिटल M तो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, मैं इनिशियल वाले से कंपेयर। चलिए इसको रब करते हैं। रब कर दूं इसे? देखिए शिवा, सेकंड पार्ट में ना मैंने एरिया चेंज नहीं किया, मैंने बस बीच में से लेंथ हाफ कर दी। अगर मैंने लेंथ हाफ कर दी, एरिया चेंज नहीं कर रहा, तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, पोल स्ट्रेंथ सेम रही, पोल स्ट्रेंथ m ही रही, लेंथ आधी होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। So pole strength is small m, length is l/2, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया ml/2, मींस मैग्नेटिक मोमेंट पहले के कंपेरेबल हाफ, जो पहले मैग्नेटिक मोमेंट था उसके कंपेरेबल मैग्नेटिक मोमेंट एग्जैक्टली हाफ। शिवा, एरिया चेंज नहीं हुआ, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुई, लेंथ हाफ हुई तो मैग्नेटिक मोमेंट हाफ। चलिए इसको भाई, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई थी? 3। हाँ अयान बोलो। हाँ अयान, एम ही लिया, क्योंकि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तब चेंज होती है जब एरिया हाफ कर, अगर मैं ऐसे काटता ना इस पोल को ऐसे करके, तब m/2 होता, लेकिन एरिया तो सेम है तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, m लिया। लेंथ देखो हाफ हो गई। हाँ फर्स्ट में m/2, क्योंकि फर्स्ट में आधा कर दिया ना, पैरेलल टू लेंथ काटा है, एरिया को आधा कर दिया। जब एरिया को आधा कर देगा तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी आधी रह जाएगी, m/2 रहेगी। अयान, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई नहीं, जरा याद दिलाना मुझे। लास्ट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ वाली जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी कौन सी थी? 2 हुई, 3 हुई ना? ये फोर्थ होगी। एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ थी, एक मैग्नेटिक मूवमेंट थी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी तो लिखी थी, 4-5 हुई होंगी। 2 हुई है। चलो पॉइंट ही नहीं लिख रहा, नेक्स्ट देखो। अबे कोई कह रहा है 5 हो गई, कोई कह रहा है 3 हो गई, जरा पलट के देखना प्रॉपर्टी, एक तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी लिखवाई होगी।
अच्छा, बार मैग्नेट की दो हुई है, बार मैग्नेट की दो हुई है। थर्ड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एक चीज होती है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, और एक होता है मैग्नेटिक इक्वेटर। तो अगर ये बार मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ। तो अगर मैंने एक एक्सिस ले लिया जो एक्सिस लेंथ के पैरेलल है, अगर मैंने एक एक्सिस ले लिया जो एक्सिस बार मैग्नेट की लेंथ के पैरेलल, इस एक्सिस को कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। अगर मैंने एक एक्सिस ले लिया जो बार मैग्नेट की लेंथ के परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, इसे कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। इसे मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस एंड दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। एक चीज और देखिएगा, एक मिनट रुकना जरा। हाँ, सो ये बार मैग्नेट है। ये जो टोटल लेंथ है ना बार मैग्नेट की, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। जो बार मैग्नेट की टोटल लेंथ है, इस टोटल लेंथ को कहते हैं, दिस इज ज्योमेट्रिक लेंथ। अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो बिल्कुल कॉर्नर पर नहीं होते, थोड़े से अंदर होते हैं। ये जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का सेपरेशन होगा, इसे आप कहेंगे कि ये आपकी मैग्नेटिक लेंथ। तो ये दो तरह की लेंथ है, एक ज्योमेट्रिक लेंथ है, एक मैग्नेटिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ बार मैग्नेट की लेंथ है। मैग्नेटिक लेंथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो सेपरेशन है, उसे हम मैग्नेटिक लेंथ। फिफ्थ प्रॉपर्टी, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिक्स। कूलम्स भाई, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्स लॉ पढ़ते हैं कि दो चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल जिस फोर्स से करेंगे वो फोर्स कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह से अगर मैं आपको एक नॉर्थ पोल दे दूं और एक साउथ पोल दे दूं, ये पोल्स कुछ आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। देखिए, दिस इज हाइपोथेटिकल। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो अगर मैं आपको एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल दे दूं, एक आइसोलेटेड साउथ पोल दे दूं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपने आप को अट्रैक्ट करेगा बाय फोर्स, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। मान लीजिए पोल स्ट्रेंथ इज m1, यहाँ पोल स्ट्रेंथ इज m2। इलेक्ट्रोस्टैट में आप लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सो ये आ जाएगा म्यू नॉट, देखो 1/4πε0 की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई, Q1 Q2 की जगह
m1 m2 आ जाता है, सेपरेशन ये r तो ये r²। इसे कहते हैं कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, कि अगर दो पोल्स हैं m1 और m2 जिस फोर्स से अट्रैक्ट या रिपल करेंगे, दैट फोर्स इज μ0/4π m1 m2/r²। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स के बाद नेक्स्ट आता है जो कुछ आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था वो सारी चीजें, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इन सब की डेरिवेशंस नहीं है, आपको इनमें से कुछ भी डेराइव नहीं करना, तो डेरिवेशन की टेंशन मत लें। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। सो देखिए यहां पर ये जो एक्सप्रेशंस है ना, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट, ये सब आपको डिराइव नहीं करने, इसके डेरिवेशंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। कुछ ऑथर्स ने इसे डिराइव करा हुआ है, जैसे अगर आप एस एल अरोड़ा देखेंगे उसने इसको डिराइव करके दिया हुआ है, बट वो डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन आना चाहिए। सो अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है तो देखिए एक्सियल लाइन का मतलब समझिए, ये आपको एक बार मैग्नेट दी हुई है, so this is the north pole of bar magnet, this is the south pole of bar magnet। on the axis of bar magnet कुछ यहाँ पर बार मैग्नेट से आर सेपरेशन पर आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है। जो बार मैग्नेट दी है उससे आर सेपरेशन के ऊपर आपको फील्ड चाहिए, और ये जो आर दिया है ये एग्जैक्ट, सो एक्सियल लाइन मींस मैग्नेटिक एक्सिस पर कहीं दे दिया, यहाँ आपसे कहता है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट। सो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, magnetic field is mu naught by 4 pi, it's 2m over r। This is the magnetic field on the axial line of bar magnet, it's mu naught by 4 pi 2m by r। डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ, सो मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सियल लाइन पर एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन। सो एक्सियल लाइन सिंपली मींस ये एक्सिस है ना, मैग्नेटिक एक्सिस यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया, इस एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। इतना लिखिए, और अगर कहीं कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं 5 का 6 में डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, देखिए साउथ से नॉर्थ है ना। देखिए 6 प्रॉपर्टी में पूरी रिपीट कर देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट, आपको ये बार मैग्नेट दी हुई, बार मैग्नेट मींस एक जगह मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, दूसरा मैग्नेट का साउथ पोल, ऑन द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट मींस समवेयर ऑन द एक्सिस, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। सो एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, पहले देखो एक्सिस का मतलब समझ लो, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है इस मैग्नेटिक एक्सिस पर पॉइंट दिया, सेपरेशन हम बार मैग्नेट के सेंटर से लेते, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एक्सप्रेशन होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m by r क्यूब। इसे आपको डिराइव नहीं करना, डिराइव नहीं करना,
डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट का एग्जैक्टली वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट का। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है, फाइव नॉर्थ से साउथ नहीं। तो देखो ये भी साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो ये भी साउथ से नॉर्थ जा रहा है, डायरेक्शन से। भाई क्लियर हुआ ये? फाइव तुम्हारा डाउट हुआ? नॉर्थ से साउथ नहीं, साउथ से नॉर्थ। चलिए इसको सारा रब करते हैं और फिर देखते हैं सेवन प्रॉब्लम। So this is North Pole. जल्दी लिखो खुरम। नायला एग्जैक्टली एंड्स पर नहीं होते, एंड से थोड़ा अंदर होते। एक्सपेरिमेंटली जब आप ऑब्जर्व करते हैं मैग्नेटिक पोल्स तो एग्जैक्टली एंड्स पर नहीं होते, एंड से थोड़ा अंदर होते। नवेद वो मेरे कंट्रोल में नहीं है यार। एचडी तो नहीं नवेद, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, एचडी तो मैंने ऑफ किया हुआ। एक बार और चेक कर दो। एचडी नवेद मैंने बंद किया हुआ। इससे ज्यादा क्वालिटी गिराऊंगा ना तो फिर समझ में नहीं आएगा कि लिखा क्या था। सेवेंथ में मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। सो बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन पर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा? So this is bar magnet. This is North Pole. This is South Pole. This is the equatorial line. This is equatorial. Equatorial line means somewhere on the perpendicular bisector. यहाँ कैलकुलेट कर, ये सेपरेशन आपको आर दिया हुआ है, ये एंगल इज 90। सो इक्वेटोरियल लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा इट्स म्यू नॉट बाय 4 पाई माइनस एम बाय आर क्यूब। और हम बता सकते हो क्या मतलब है माइनस एम का? डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मींस मैग्नेटिक मूवमेंट अगर साउथ से नॉर्थ है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट का होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर। यहाँ फील्ड एक्ट करेगी इक्वेटोरियल लाइन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए टॉर्क ऑन बार मैग्नेट। सिर्फ बार मैग्नेट नहीं, कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल, कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर जो टॉर्क एक्ट करेगी, टॉर्क ऑन बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने बार मैग्नेट रख दी तो उस पर जो टॉर्क एक्ट करेगी वो टॉर्क से।
ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने ऐसे कर कर बार मैग्नेट ऐसे करके रखा। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल। सो ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक मूव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट काम करता है, और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। सो जैसे ही आप किसी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा। इस पर जो टॉर्क एक्ट करेगी, उस टॉर्क को ऐसे लिखते हैं एम क्रॉस बी। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो अभी जो आपने करा था सर्कुलर क्वाइल, अगर आप एक क्वाइल रख देते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वहां हमने डिराइव किया था कि उस क्वाइल पर जो टॉर्क एक्ट करती है, दैट टॉर्क इज दिस एम क्रॉस बी। और आप टॉर्क को ऐसे लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा। ये टॉर्क एक्ट करेगी ऑन द डाइपोल व्हिच इज एम डी साइन थीटा। इतनी टॉर्क एक्ट कर रही होगी जो टॉर्क इस डाइपोल को रोटेट कर दी जाएगी। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। भाई लिख लिया सबने इतना? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर ये क्लियर है तो मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ। देखिए, आपको दो बार मैग्नेट दिए। एक ये बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट ऐसे रखिए। या इसको थोड़ा सा, एक बार मैग्नेट ऐसे यहाँ रखिए। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ। अब वो यार आप तो गया, ये सेपरेशन आर है, ये सेपरेशन आर। क्या नहीं लिखा था? मैं बैक तो नहीं कर पाऊंगा, ये सब रब हो जाएगा। मुझे बताओ तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। अब वो रह रहा क्या, कौन सा छूट गया था? अभी लिखता हूँ। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, दोनों से सेपरेशन आर दिया हुआ। ये सेपरेशन भी आर दिया है एक्स सेंटर से, और ये वाला सेपरेशन भी आपको आर दिया है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, पी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब वो रहा फॉर्मूला ये था, टाउ इज एम क्रॉस। इसे ओपन करेंगे, एम बी साइन थीटा आ जाएगा। ये था वो रहा जो लास्ट आपका मिस हो गया। करिए, मुझे पी पर फील्ड कैलकुलेट करके बताइए। बस आपको ये डिसाइड करना है किस, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी एम है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी एम। बस आपको ये डिसाइड करना है दोनों डाइपोल के लिए किसके लिए एक्सियल लाइन है, किसके लिए इक्वेटोरियल लाइन है। इंडिविजुअल फील्ड्स लो और वेक्टोरिकली ऐड करके दिखाइए मुझे जरा कितना आ रहा है।
आंसर्स अगर नहीं हो रहा ना तो ये टाइप कर दिया करो, नहीं हो रहा, फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं इंतजार करता रहता हूँ कि शायद आप कर रहे हैं। चलो आयशा का कुछ आंसर। ठीक है आयशा। आयशा ये ना वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो डायरेक्शंस भी मैटर करेंगे। आयशा जब आप ऐड करो ना तो आई कैप, जे कैप, के कैप, यूनिट वेक्टर्स का ख्याल रखकर ऐड करिए। बहुत ज्यादा आंसर्स नहीं आ रहे, इसका मतलब नहीं समझ में आया तुम लोगों को। चलिए इसे मैं करता हूँ, फिर इसी तरह का एक और देखेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ तूबा, ये जो फर्स्ट डाइपोल है इसके लिए पॉइंट कहाँ है, एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल? तूबा मिर्जा, फर्स्ट पॉइंट के फर्स्ट डाइपोल के लिए पॉइंट कहाँ पर है, ऑन द एक्सियल लाइन और ऑन द इक्वेटोरियल लाइन? तूबा, फर्स्ट डाइपोल के लिए पॉइंट कहाँ दिया हुआ है, ऑन द एक्सियल लाइन और ऑन द इक्वेटोरियल लाइन? एक्सियल लाइन, वेरी गुड, एक्सियल लाइन पर है। एक्सियल लाइन पर फील्ड का डायरेक्शन एग्जैक्टली वही होता है जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। डाइपोल मूवमेंट राइट में तो फील्ड भी राइट में। तो आप ऐसे लिख सकते हो, फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट्स 2m डिवाइडेड बाय आर। अच्छा मुझे बता सकते हो इस फील्ड के डायरेक्शन के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट यूनिट वेक्टर क्या होगा? मोस्ट एप्रोप्रिएट यूनिट वेक्टर फॉर द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड। So I can 2m by r cube. ओके, साउथ से नॉर्थ ये मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है। सो जो मैग्नेट ये डाइपोल टू, डाइपोल टू के लिए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट के ऑपोजिट। तो ये टू के लिए इक्वेटोरियल लाइन है, मैग्नेटिक मूवमेंट लेफ्ट राइट में होगी, ये बी टू आ जाएगा। ये आया समझ में सबके, बी टू का डायरेक्शन? The direction of B2 is just opposite to that of magnetic movement. Magnetic movement left में है तो field right. अब ये B2 आ गया, which is mu naught by 4 pi. It's m by r cube. This is B2. Mu naught by 4 pi m by r cube. डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, फील्ड का डायरेक्शन क्या है? यूनिट वेक्टर बताओ क्या यूज करेंगे B2 के लिए? यहाँ भी आई कैप आ जाएगा। सो जो नेट फील्ड होगी
net field at point P. That net field is vector sum of D1 and D2. I. तो अगर आप इन्हें ऐड कर दो that's 3m by r cube multiplied by I. So it's mu naught by 4 pi 3m by r cube into r. ये किसी का भी मैच नहीं करा, किसी का करा था? नो नो नो, सबने सबट्रैक्ट करा था, सबने आंख बंद कर प्लस एम और माइनस एम करा। चलो अब जरा चेक करो कि तुम कुछ सीखे हो या फिर बस कॉपी कर लिया। अगर सीख गए हो तो ये वाला न्यूमेरिकल तुमसे सॉल्व हो जाना चाहिए। खुद को खुद टेस्ट करो। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ, ये रहा पॉइंट पी। अपने आप को खुद टेस्ट कीजिए। ये आर और ये आर, यहाँ पर फील्ड कितनी होगी, नेट फील्ड कितनी, पी पॉइंट। शाइन क्या सोल्यूशन की बात कर रहे हो? अच्छा देखिए शाइन, ये दो डाइपोल्स दिए हुए, टी पॉइंट पे चाहिए था। फर्स्ट डाइपोल के लिए पॉइंट एक्सियल लाइन पर जा रहा है, सेकंड डाइपोल के लिए देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन पर फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट से सेम होता है, जहां मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वहां फील्ड, तो फील्ड जाएगी राइट में। फील्ड का मैग्नीट्यूड आया म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब। एक्सियल लाइन वाला एक्सप्रेशन यूज कर लिया और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो आई कैप आ गया। इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट से ऑपोजिट होगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर लेफ्ट में है तो फील्ड राइट में हो जाएगी। से लिख दिया म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब, फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। नेट फील्ड के लिए दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया। अगर ये आया है समझ में तो इसे सॉल्व करिए, इसका आंसर आना चाहिए। चलिए भाई टेस्ट करिए खुद को। सेकंड वाला क्वेश्चन आपसे होता है या नहीं होता?
शीबा का कुछ आंसर आया। ओके, आमना, फायका, शाहीन, शीबा। बाकी लोग अब भी नहीं सीखे है ना, मतलब एक सेम न्यूमेरिकल कराकर भी नहीं सीखे अभी तो। आयशा का भी कुछ आया, टूबा का आया आंसर, अरमान का आया, नायला का भी आ गया, सुहेल का भी है। अयान, तुम्हारा कुछ आ रहा है आंसर? समीन। आप खुद सोचो ना, अगर एक न्यूमेरिकल समझने के बाद बिल्कुल उसी तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो आप खुद से क्या उम्मीद रखो? खुर्रम का आया कुछ। माज। तो देखिए, जब यहाँ पर आप फील्ड कैलकुलेट करोगे, तो फर्स्ट डाइपोल के लिए ये पॉइंट दिया है इक्वेटोरियल लाइन के। सो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ एम। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स एक्ट करेगी। दिस इज B1, दैट्स फर्स्ट डाइपोल। सेकेंड डाइपोल के लिए भी देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट लाई कर रहा है। ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक मूवमेंट का। फील्ड जाएगी मैग्नेटिक मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन, तो राइट में आ गया B2। सो B1 नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, B2 नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, सॉरी B1। B2 is along x axis. So देखिए, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ, दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर सम ऑफ B1 एंड B2। सो पहले B1 कैलकुलेट करते हैं। B1 कहाँ दिया हुआ है? इक्वेटोरियल लाइन पर। सो इट्स म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब। डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड्स, नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो माइनस जे कैप आ जाएगा। B2 जब आप लोगे, इट्स म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब। डायरेक्शन कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो आई कैप आ जाएगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए। म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब माइनस ऑफ जे कैप प्लस म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब आई कैप। सो नेट फील्ड आ गई म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब, इट्स माइनस जे कैप प्लस आई कैप। सो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर, दोनों मैग्नेट्स की वजह से, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब माइनस जे कैप प्लस आई कैप।
सो ये किसका मैच कर रहा है? नवेद का भी गलत है, मास का सही है, खुर्रम का सही है, हुमा फिरदौस का सही है, आयशा का भी सही है, समीन का गलत है, सुहेल का सही है, अरमान का ठीक है, तूबा का भी ठीक है, आयशा ने गड़बड़ करी है, आमना का भी गलत है, फायका ठीक है, शाहीन का भी ठीक है, शीबा ने गड़बड़ करी है, अबू हुरैरा का गलत था, नायला का ठीक है, शेख मास का गलत है। भाई अब आया है समझ में? और कई लोगों का तो आंसर नहीं आया, पता नहीं वो किस दिन के इंतजार में है। चलिए इसको रब कर देते हैं। रब कर दूं इसको फिर? देखिए बार मैग्नेट में अब एक आखिरी टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं बस 11th का एक एक्सप्रेशन यूज करूंगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होता है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क निकालने का तरीका है इट्स इंटीग्रल ऑफ टाउ डॉट डी। टॉर्क और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आप डॉट प्रोडक्ट लो और उससे इंटीग्रेट कर दो, दैट्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क व्हिच इज इंटीग्रल ऑफ टाउ डॉट डी। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल। इसे लिख लीजिए, नेक्स्ट डेरिवेशन में मैं इसे यूज करूंगा। इसे लिखिए इन दोनों चीजों को। 11th का है ये, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क को आप वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए टॉर्क को इंटीग्रेट करो। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी वो देखो। तो आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड। इस यूनिफॉर्म फील्ड में मैंने एक बार मैग्नेट रख दी, ऐसे समझ लो ये मैंने एक बार मैग्नेट रख दी, ये बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। भाई मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा इस बार मैग्नेट के लिए? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इस बार मैग्नेट के लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन पर, टॉर्क का नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट।
मैग्नेटिक मोमेंट होगी साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। मैग्नेटिक मूवमेंट बार मैग्नेट के लिए साउथ से नॉर्थ, सो ये मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन हो गया। मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल थीटा। सो टॉर्क ऑन बार मैग्नेट, टॉर्क ऑन बार मैग्नेट बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बार मैग्नेट पे जो टॉर्क एक्ट करेगी वो टॉर्क होगी m क्रॉस b। तो ये जो टॉर्क आ जाएगी ये टॉर्क होगी mb sin थीटा। दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। और ये टॉर्क क्लॉकवाइज एक्ट करेगी, ये टॉर्क कोशिश करेगी कि बार मैग्नेट रोटेट कर कर फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए, क्लॉकवाइज टॉर्क। ये टॉर्क क्लॉकवाइज एक्ट। अच्छा, अब हम इस डाइपोल को जरा ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस डाइपोल को बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें। मींस अगर पहले मैग्नेटिक मूवमेंट डाइपोल का इस डायरेक्शन में था, मैं इसको इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक लेकर जाना चाहता हूं। किसी एंगल θ1 से ये एंगल θ1 है, इससे मैं इसे एंगल θ2 तक लेकर जाना। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट। मुझे सिर्फ ये बता दो मैं रोटेशन कैसा दे रहा हूँ, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज। So we are rotating dipole anti-clockwise. So giving an anti-clockwise rotation. So क्या ये वाली टॉर्क एंटी-क्लॉकवाइज रोटेट करा सकती है? ये जो टॉर्क है, क्या ये टॉर्क इसे एंटी-क्लॉकवाइज रोटेट करा सकती है? क्या करना पड़ेगा? बाहर से टॉर्क लगानी पड़ेगी। एक्सटर्नल टॉर्क टू बी अप्लाइड। तो भाई सब यही कह रहे हैं एक्सटर्नल टॉर्क लगानी होगी। मैंने एक एक्सटर्नल टॉर्क लगा। एक्सटर्नल टॉर्क का डायरेक्शन अप्लाइड टॉर्क से, ये वाली जो टॉर्क है इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क क्लॉकवाइज है तो ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज दे दी, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि मैग्नीट्यूड्स तो इनके सेम होंगे, डायरेक्शन ही तो ऑपोजिट है। सो ये आ गया mb sin। तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने इसे रोटेट कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे दी, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे रोटेट करना चाहिए। अब आपको वर्क डन चाहिए इस डाइपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल तक ले जाए। आपको चाहिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क to rotate dipole from some initial angle θ1 to final angle θ2। हाँ, तो वर्क डन हो जाएगा टाउ डी थीटा। और अब नेगेटिव साइन डायरेक्शन शो कर रहा है, तो जब मैं मैग्नीट्यूड्स कंपेयर करूंगा तो नेगेटिव नहीं आएगा, इट्स जस्ट एमपी साइन। टाउ डी थीटा हो जाएगा लिमिट इज फ्रॉम θ1 से लेकर θ2। इतना लिखिए फिर जस्ट, और ये एक्सटर्नल टॉर्क का वर्क डन है, एक्सटर्नल टॉर्क का वर्क डन, बस एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू रखिए, इतना लिख लीजिए।
शाहीन, नेट टॉर्क जीरो हो जाएगी अगर नेट टॉर्क जीरो है। इसका मतलब एंगुलर एक्सिलरेशन जीरो है। इसका मतलब विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ये रोटेट करेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं मैं बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इसका मतलब ये थोड़ी ना फोर्स नहीं लगाऊंगा तो बॉडी रुक जाएगी। फोर्स न लगाने का मतलब है एक्सिलरेशन इज जीरो। एक्सिलरेशन जीरो तब भी तो हो सकता है जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो। तो यहां पर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जाएगा। शाइन, इनिशियल का इश्यू है कि भाई अगर ये रेस्ट में था तो मान लीजिए ये टॉर्क थी 2 न्यूटन मीटर, तो पहले मैंने एंटी क्लॉकवाइज कुछ थोड़ी सी अप्लाई कर दी, 2.1 लगा दी। जैसे ही रोटेट करना शुरू किया दोबारा से 2 कर दी, ताकि नेट टॉर्क जीरो हो जाए। नेट टॉर्क जीरो हो गई तो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर दी रही। जैसे ये चीज फ्रिक्शन में आप पढ़ते हो ना कि अगर आप फ्रिक्शन हटा दो और एक कार है उसकी 60 किलोमीटर की वेलोसिटी हो गई, आपने इंजन बंद कर दिया, फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा शाहीन, कार रुकेगी कभी? अगर फ्रिक्शन ना हो, मैंने कार को कोई वेलोसिटी दी 60 मीटर पर सेकेंड और इंजन बंद कर दिया, क्या कार रुकेगी या 60 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी? कार नहीं रुकेगी, 60 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करती है। वही काम है। θ1 to θ2, टाउ एक्सटर्नल को आप लिख सकते हैं, इट्स mb साइन थीटा डी थीटा। भाई इतना लिख डालिए, फिर इसे रब करते हैं, जस्ट इंटीग्रल रह गया, ये बार मैग्नेट वाला पोर्शन भी खत्म हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सबने लिख लिया, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब जस्ट सिंपल सा इंटीग्रेशन रह गया। अब जब आप ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क θ1 से लेकर θ2 तक mb साइन थीटा डी। सो देखिए mb तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। m और b कांस्टेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, mb बाहर चला जाएगा। सिर्फ इंटीग्रल रह जाएगा साइन थीटा। θ1 से लेकर θ2 तक साइन थीटा डी। So work done by the external torque is it's mb sin theta को जब आप इंटीग्रेट करोगे, that's minus cos theta, limit is from θ1 to θ2. Work done by external torque is it's minus of mb, it's cos theta, limit is from θ1. So work done by external torque is minus mb cos of θ2 minus cos of theta. तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क है जो इस डाइपोल को रोटेट करेगा। मुझे बताइए ये क्लियर है?
सिंपल इंटीग्रल है ये, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा होता है, इतना याद करना पड़ेगा। जेबा कौसर आपकी फर्स्ट क्लास है मेरे साथ आज। जेबा जेबा कौसर आप लास्ट क्लास में थी। अच्छा ठीक 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 ठीक। अच्छा अच्छा। W external is minus mb cos theta 2 minus cos theta 1, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो आपको समझ में आ रहा है जेबा? तो आप तो यूट्यूब लेक्चर से कर ही रही थी, ये सब समझ में आ रही है कैलकुलेशंस? सो ये सारा वर्क डन गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारा का सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी cos theta 2 minus cos theta. So the change in potential energy is minus of mb, it's cos theta 2 minus cos theta. So this is how we calculate potential energy difference. What ये जितना भी आपका वर्क डन है वो सारा का सारा वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस तो आ गया, लेकिन मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो देखो फॉर स्टेटमेंट को याद है, फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर पोटेंशियल एनर्जी choose initial configuration at a point where potential energy is zero. Potential energy is at an angle where potential energy is zero. ये तो डिफरेंस आया ना पोटेंशियल एनर्जी में। मैं कहता हूँ किसी एक जगह पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो तो तुम एक ऐसा एंगल ढूंढोगे जिस एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। देखिए मतलब क्या है इसका। इक्वेशन नंबर बताओगे मुझे जरा, लास्ट मैंने इक्वेशन नंबर क्या यूज किया था? इक्वेशन नंबर क्या होगा? 4, 5 4। एक एंगल ऐसा चूज करना है जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, at which potential energy is zero. So देखिए फ्रॉम 4, क्या एक काम करो इतना लिख लो, फिर स्पेस चाहिए होगी पूरा हो नहीं पाएगा, इतना लिख लो फिर देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे है। इतना लिख लीजिए फिर रब करते हैं। तो इतना लिख लीजिए, बताइए रब करते हैं।
चलिए भाई इसको रब करते हैं। सो देखिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस था विच इज माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा, डेल्टा यू को आप ऐसे लिख सकते हो यू टू माइनस यू वन इज माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कॉस थीटा टू माइनस नहीं प्लस एम बी कॉस थीटा। अगर मैं माइनस पूरे से कॉमन ले लूँ so that's mb cos theta 2 minus mb cos theta 1। तो देखिए u1 पोटेंशियल एनर्जी mb cos theta 1 की वजह से, u2 पोटेंशियल एनर्जी mb cos theta 2 की वजह से। u1 potential energy is due to mb cos theta 1 and u2 potential energy is due to mb cos theta 2। अच्छा अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे u1 जीरो चाहिए तो बता सकते हो मुझे थीटा 1 में क्या चूज करूं? थीटा 1 की ऐसी क्या वैल्यू चूज कर लूं जिसके लिए u1 जीरो हो जाए? हाँ जी देखो, so, अगर मैं थीटा 1 को 90 डिग्री चूज कर लूं सो u1 विल बी जीरो, और थीटा 2 को कुछ थीटा ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी u2 जो होगी उसे u कह देंगे। अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं u माइनस जीरो इज माइनस ऑफ mb cos थीटा minus mb cos 90, cos 90 is 0, it's minus of mb cos theta. That's minus of mb cos theta. So this is how we calculate potential energy minus of mb cos theta. So minus mb cos theta 2 minus cos theta 1 is potential energy difference. ये potential energy difference है, but minus mb cos theta is just potential energy. तो अगर आपसे कहता है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए तो जस्ट आप माइनस एम टी कॉस थीटा करें। एक चीज और मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क यूज करके बता सकते हो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या रही होगी? वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क यूज करके बता सकते हो मुझे वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सोचो जरा, देखो पीछे पलट के देखो, अभी वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क हमने लिखा था, उसे यूज करके बता सकते हो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे यूज करो, एक्सटर्नल टॉर्क और टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है? एक्सटर्नल टॉर्क और टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड में कुछ रिलेशन था, उसे यूज कर बताओ। नहीं, देखो सर, एक्सटर्नल जो टॉर्क थी, नो नो नो, एक्सटर्नल टॉर्क इज नेगेटिव ऑफ टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल टॉर्क एक दूसरे के ऑपोजिट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। और देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क था क्या? इट वाज माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस, यही था ना वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क? जरा पलट के देखो, इसी से तो पोटेंशियल एनर्जी लेकर आया था। नहीं समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड की टॉर्क इक्वल और ऑपोजिट थे,
तो मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन और एक्सटर्नल टॉर्क का वर्क डन भी एक नेगेटिव साइन से डिफर करेगा। तो आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट्स एम बी cos of theta 2 minus cos of theta 1। तो कुछ ऐसे आप वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें, एम बी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, कुछ ऐसे आएगा वर्क डन बाय मैग्नेटिक। इतना लिखिए। चलिए इतना लिख लिया। लिखिए लिखिए अरमान। अरमान इतना हो जाए तो बताइएगा मुझे। चलिए इसको आज यहीं छोड़ते हैं। सैटरडे क्लास से मैं क्लास नहीं लूंगा, बस आपकी वीक में 3 क्लासेस काफ़ी हैं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हम वाइंड अप कर लेंगे। सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें बची हुई नहीं, बड़ी चीज़ें बची हुई नहीं। तो इस संडे मॉर्निंग वाली मैं क्लास नहीं लूंगा, सैटरडे मॉर्निंग लिया करूँगा बस। सैटरडे मॉर्निंग 9 to 10:30 जैसे क्लास होती है वो लूंगा, संडे वाली क्लास नहीं लिया करूँगा। संडे की क्लास की अब ज़रूरत नहीं। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज़। सुबह 9 to 10:30। मास फिर आप फिजिक्स में भी जेई बैच में आइए, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक जगह जेई बैच करें और एक जगह टाइमिंग्स कभी मैच नहीं करें। अगर आप केमिस्ट्री में जेई बैच में आ रहे हैं तो फिजिक्स में भी जेई बैच में आइए। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक जगह जेई करें और एक जगह ना करें, टाइमिंग्स फिर क्लैश करेंगे, कभी टाइमिंग्स मैच नहीं करेंगे। पूरा एक पैकेज होता है, उसको लेना। सेम चल रहा है, बिल्कुल सेम है, इनफैक्ट थोड़ा सा पीछे ही है, थोड़ा सा पीछे। मंडे फ्राइडे, कल वेडनेसडे था, सिर्फ मंडे एंड फ्राइडे, वेडनेसडे नहीं है। कल ज्वाइन कीजिएगा फ्राइडे।
आ जाइए।